ठीक है, तो ये हमारा केस अब आ गया। सिंपली सपोर्टेड बीम जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर उस पर है जिसका वैल्यू W पर मीटर लेंथ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, तो उसको लोड पर मीटर लेंथ बताते हैं, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैसे कितना लोड पर मीटर लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो W पर मीटर लेंथ, अगर टोटल लेंथ बताना होगा, टोटल लोड बताना होगा तो W इंटू एल टोटल लोड होगा, है ना। हर W पर मीटर लेंथ है, अगर L लेंथ है तो W इंटू एल के बराबर टोटल लेंथ है। ठीक है, WL के बराबर टोटल लोड है उस पर। तो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें रिएक्शंस का वैल्यू क्या होगा, ये भी एक सिमेट्रिक केस है, यहाँ से लेके वहाँ तक बराबर बराबर लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो यहाँ पे भी रिएक्शन जो दोनों होगा वो बराबर होगा। तो टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है, W इंटू एल, टोटल लोड W इंटू एल है, और दोनों रिएक्शन बराबर हैं तो दोनों रिएक्शन हो जाएंगे WL/2 और WL/2, क्योंकि ये डाउनवर्ड लोड अपवर्ड लोड दोनों बराबर होता है, WL ऊपर से WL नीचे से भी, और दोनों अपवर्ड लोड जो है वो RA/RB ही है, तो दोनों WL/2 और WL/2 हो जाएंगे, है ना। तो RA भी हो गया WL/2 और RB भी हो गया अपना WL/2। ठीक है, रिएक्शंस निकल गया। RA/RB जो है WL/2 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं कि एक सेक्शन कंसीडर करते हैं, एक सेक्शन है ना, वो यहाँ से x दूरी पे A से, ठीक है, और वहाँ पे mx का इक्वेशन निकालते हैं जैसे उसमें कर रहे थे हम लोग। तो इधर इसके लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड से ही जनरली कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लेफ़्ट साइड में कौन कौन सा लोड है, एक तो ये रिएक्शन वाला लोड है, रिएक्शन की वजह से लोड लगेगा, और एक ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है x डिस्टेंस तक, इसके वजह से लोड होगा। तो इसके वजह से मोमेंट होगा, RA के वजह से जो मोमेंट होगा क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, है ना। ऐसा इसको प्लस लेंगे RA इंटू एक्स के बराबर, ये लिखा हुआ RA इंटू एक्स के बराबर, ये पॉजिटिव लेंगे। लेकिन इसके वजह से जो मोमेंट होगा इस लोड के वजह से, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसा होगा, है ना, इस सेक्शन पे। तो वो उसके लिए माइनस लेना होगा। अब वो लोड मोमेंट होगा कितना, ये लोड टोटल कितना है, W पर मीटर लेंथ है, x दूरी तक है, तो WX लोड हुआ टोटल, और उसका मोमेंट कितना होगा। तो ये मानते हैं कि ये अपने बीचों बीच में ही वर्क करता होगा, इमेजिन कर लेते हैं कि WX जो लोड है हम जो माने हैं टोटल लोड, तो ये चूँकि पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अपने बीच में ही इसको मान सकते हैं कि बीचों बीच में ये वर्क करता होगा, है ना। इसका सेंटर यहाँ पे होगा, तो WX लोड जो है यहाँ से x/2 पे वर्क कर रहा है, तो मोमेंट होगा WX इंटू x/2, तो WX इंटू x/2 के बराबर। और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस ले लिए, है ना, ये माइनस दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो इसको फिर आगे RA का वैल्यू डाल देते हैं, और ये WX इंटू x/2 है, इसको WX/2 लिख लेते हैं, है ना। और ये RA का वैल्यू डालें तो ये WL/2 इंटू x हो गया। ठीक है, तो अब ये mx कितना होता है, ये I d²y/dx होता है, तो इसको ये लिख दिया गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये इक्वेशन बन गया। अब इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एक बार, तो dy/ds का इक्वेशन बनेगा, और फिर एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे इसको ही, तो हम लोग को y का इक्वेशन बन जाएगा। वो सिंपल है, बस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा जो हम लोग को ख़त्म करना होगा। उसको ख़त्म करने के क्या करते हैं, इंड कंडीशन यूज़ करते हैं। वो इंड कंडीशन क्या क्या होता है, जैसे सपोर्ट है तो यहाँ पे एट x=0 y 0 होता है ना, तो ये एक इंड कंडीशन हो गया। फिर एक एट x=L, मतलब यहाँ पे इस जगह पे B पे, कि भाई यहाँ पे भी कितना होगा, 0 होगा, डिफ्लेक्शन नहीं होता है। लेकिन ये जनरली हम लोग यूज़ अभी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है अभी, हमारा सब कुछ तो इधर ही से निकल जा रहा है। जब वहाँ पे आना पड़ेगा तो देखेंगे क्या होगा सिचुएशन, और आगे के केसेस में आना पड़ेगा, है ना। फिर यहाँ पे जो सेंटर है इस जगह पे, यहाँ पे स्लोप जो है वो 0 होता है, तो एट x=L/2 जो होगा वहाँ पे dy/dx 0 होगा, है ना। ये 3 कंडीशन है हमारे पास, तो यही एक दो कंडीशन, पहला ये वाला और ये कंडीशन को ही यूज़ करके हो जाएगा, बी पॉइंट पर कंडीशन का यूज़ ही नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग ये जो इक्वेशन आ चुका है इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो उसने इंटीग्रेट किया तो dy/ds का भी इक्वेशन बन गया, और उसको एक बार और इंटीग्रेट कर दिया तो y का भी इक्वेशन बन गया। बस वही है कि कांस्टेंट एक बार यहाँ पे आ गया, और दोबारा जो इंटीग्रेट किया तो ये भी एक और कांस्टेंट आ गया। तो उसने इंड कंडीशन यूज़ करके उस कांस्टेंट को ख़त्म किया है। पहले x=0 पे y 0 है वो पुट किया,
है ना, सारे x के जगह पे 0 और सारे y की जगह पे, यहाँ पे y की जगह पे 0, x की जगह पे 0, यहाँ भी x है उसकी जगह पे 0, तो उसको इस तरह का आपका बन गया, तो C2 0 ही आ गया, बात ख़त्म। फिर जो नेक्स्ट सिचुएशन है, अच्छा यहाँ पे उसने यूज़ कर दिया x को L पे जो है y 0 होता है वो यूज़ कर दिया, मतलब C पॉइंट पे, C बोल रहे हैं वो, एक मिनट जो देखते हैं वो क्या कौन सा पॉइंट है, ये B पॉइंट पे, B पॉइंट पे जो है x L होता है y 0 होता है, तो वो उसने यूज़ कर दिया, ठीक है, तो वो यूज़ कर दिया उसने, तो x L पे y 0 पुट किया, तो x के यहाँ पे इस y वाले क्वेश्चन में x की जगह पर सारे जगह पे L पुट करेंगे और y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो y का जो 0 और सारे x की जगह पे L उसने पुट कर दिया, तो C1 का वैल्यू आ गया, है ना, C1 का वैल्यू आ गया, तो C1 C2 दोनों निकल गया। ऐसे तो वो चाहते तो ये भी कर सकते थे कि x की जगह पे L/2 पुट करते या dy/dx के 0 पुट करते, तब भी C1 निकल जाता, है ना, तो उसने दोनों तरह से करके दिखाया है कि वो था, तो उसको भी यूज़ कर सकते हो इंड कंडीशन। तो इस तरह से इंड कंडीशन का यूज़ करके C1 C2 दोनों निकल चुका है हम लोग का, है ना, ठीक है। तो ये C1 और C2 जो निकल के आया है, इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो नया इक्वेशन हम लोग का इस टाइप का दिखेगा जो इसने यहाँ लिखा है, dy/dx का इक्वेशन ऐसा बन गया, है ना, और y का इक्वेशन जो है, y का इक्वेशन ऐसा बन गया, ठीक है, dy/dx का y दोनों का इक्वेशन बन चुका है हम लोग के। तो अब हम लोग को स्लोप निकालना है, कहाँ पे, सपोर्ट के पास, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है, स्लोप बनता हुआ दिखता है, सबसे मैक्सिमम वहीं पे होता है। एट x = 0 स्लोप कितना होगा, θ a, तो वो कितना होगा, x के जगह पे सारे x के जगह पे 0 पुट करेंगे और dy/dx के जगह पे θ a पुट कर दिए, तो हम लोग का ये θ a निकल गया, है ना, -WL²/24, ये θ a = यहाँ लिखा हुआ -WL²/24 EI, ठीक है। तो ये, और ये निगेटिव है, तो निगेटिव है तो भाई कॉमन है कि निगेटिव आएगा ही, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो स्लोप है ये y एक्सिस है और इससे कोई स्लोप है अगर एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है तो वो निगेटिव होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, निगेटिव आएगा ये आंसर, है ना। तो θ a जो -W²/24 EI है, तो ये θ b भी जो है सेम ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिक कंडीशन है, जो a के पास जैसा स्लोप बन रहा है वैसे ही वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे भी वही वैल्यू का बन रहा है। अब यहाँ पे चीज़ आपको दिख रहा होगा कि आपको ये आंसर आया था WL3/24 EI, इसको स्मॉल WL3/24 EI, उसने क्या किया कि L उसका केक खींच लिया, तो WL और L²/24 EI है, और WL जो है ना, स्मॉल W × L, इसी को कैपिटल W बोला है, मतलब टोटल लोड जो हम लोग बात कर रहे थे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है स्मॉल W के बराबर, वो L लेंथ पे है, तो टोटल लोड कैपिटल W जिसको बोलते हैं वो W × L होगा, ठीक है ना। तो आप कोई एक याद करो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है कि कैपिटल W वाला इक्वेशन याद रखो, आप ये स्मॉल W के साथ ही याद रखो, ज़्यादा बेटर यही होता है। तो इसका वैल्यू होगा WL3/24 EI, है ना, और टोटल लोड वाला कैपिटल W लेंगे तो वो हो जाएगा WL²/24, है ना। तो इसके जगह पे यहाँ पे भी कैपिटल WL²/24 EI यूज़ याद कर रखो, या स्मॉल WL3/24 EI याद रखो, वही बेटर है, स्मॉल WL3/24 EI, ठीक है, तो वो याद रखो आप लोग, ठीक है। तो स्लोप निकल गया A और B पे, अब डिफ्लेक्शन निकलेगा। डिफ्लेक्शन देखिए y = डिफ्लेक्शन जहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम होता है वो इस सिचुएशन में L/2 पे होगा, है ना, तो x के जगह पे हम लोग L/2 पुट करेंगे और y के जगह पे हम लोग लिखेंगे कि C पॉइंट है तो YC, अब y मैक्स भी लिख सकते हो क्योंकि वहीं पे मैक्सिमम भी होता है, y मैक्स भी लिख सकते हो आप लोग, है ना, y मैक्स। तो y की जगह पे YC पुट किया, x के जगह पे L/2 पुट कर दिया y वाले क्वेश्चन पे, y की जगह पे YC, x के जगह पे L/2, तो ये हमारा YC इतना आ गया, है ना। तो इसमें जो है ये वाला टर्म आप लोग याद रखो, ये स्मॉल W के टर्म में है आंसर, ये स्मॉल W × L को कैपिटल W कर दिया है ना, तो WL⁴/20/EI की जगह पे कैपिटल WL3/EI हो गया। तो आप लोग ये याद रखो, ये बेटर है स्मॉल W के टर्म में, क्योंकि ये स्मॉल W दिया ही रहता है क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू हो जाएगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि y नीचे है ना, तो ये तो है ही, ये चेक भी है, समझो नेगेटिव आया तो समझो कि आंसर सही आ रहा है। तो 5/384 WL⁴ EI, ये डिफ्लेक्शन हुआ, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो C पॉइंट पे होता है एट x = L/2, ठीक है। तो ये तीन जो वैल्यूज़ आई स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का, तो ये हम लोग को याद भी रखना चाहिए, चाहे जो भी कंडीशन हो। सेंट्रल पॉइंट लोड था वहाँ पे भी ये तीनों वैल्यू आई है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का, उसको याद करना होगा आपको। और ये सिंपली सपोर्टेड बीम जो है, इसमें भी जो वैल्यूज़ हैं वो अभी हम लोग को याद रखना होगा, है ना।
ये जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ आई हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की, मैक्सिमम वाला ये याद रखना। उसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा फार्मूला बेस्ड, तो आपको वो याद होना ही चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताया हुआ है कि ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर सेक्शन 200 mm बाय 200 मतलब ये सेक्शन का ये दे दिया, विड्थ और डेप्थ दे दिया, तो आई निकल जाएगा। इसका मतलब वो आई शायद नहीं देगा, हाँ आई नहीं देगा, इसका मतलब बी और डी दे दिया है, तो आई आपको खुद निकालना होगा बी डी बाई 12 लगा के, है ना। ठीक है, इसमें बी डी क्यू बाई 12 लगेगा, है ना। इसको डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस से कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे बी और डी दिया हुआ है, तो बी डी क्यू बाई 12 लगा के आई निकाल लेंगे, क्योंकि आई नहीं देगा इसमें। इट कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 9 किलोन्यूटन पर मीटर, स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ है ना। रन ओवर द इंटायर स्पैन ऑफ 5 मीटर, एल दिया हुआ है 5 मीटर। द वैल्यू ऑफ ई फॉर द बीम मटेरियल इज इतना, है ना। ई दिया हुआ है, सारा टर्म न्यूटन और एमएम में है, सारा लोड को न्यूटन में लिखना होगा, सारे जो डिस्टेंस होगा उसको एमएम में लेना होगा हम लोग। ठीक है, अब पूछ रहा है कि स्लोप एट दी सपोर्ट निकालिए और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालिए। स्लोप एट दी सपोर्ट मतलब थीटा ए थीटा बी, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब वाई सी। बी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, आई निकाल दिया उसने, है ना। स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ है, एल दिया हुआ है ना। ये किलो न्यूटन में था इसलिए इसको चेंज किया उसने, 9 किलो न्यूटन पर मीटर था, 9000 कर दिया न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और ये एल दिया हुआ है, तो ये एल लिखा हुआ है। अब इसने कैपिटल डब्ल्यू निकाला है, उसको डब्ल्यू इंटू एल करके, है ना। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्मॉल डब्ल्यू वाला फार्मूला याद रखोगे तो कैपिटल डब्ल्यू अलग से निकालना नहीं पड़ेगा। तो इसने चूँकि कैपिटल डब्ल्यू निकाला है तो वो कैपिटल डब्ल्यू वाला फार्मूला यूज़ करेगा, है ना। तो ये ज़रूरत नहीं है ना इसका। ये फिर ई इतना है जो दिया हुआ है, थीटा 8 और वाई सी निकालना है। थीटा 8 थीटा या थीटा बी सिंपल वैल्यू होता है, वाई सी निकालना है। तो देखते हैं कि उसने क्या किया है। देखो ये उसने यूज़ कर दिया, ये कैपिटल डब्ल्यू के टर्म वाला जो फार्मूला ये था वो उसने यूज़ किया है। हम लोग स्मॉल डब्ल्यू वाला ही जनरली यूज़ करेंगे। स्मॉल डब्ल्यू एल क्यू हो जाएगा बस यहाँ पे, एल स्क्वायर की जगह पे एल क्यू बाई 24 ई आई, तो ये वैल्यू आ जाएगा रेडियन में। फिर वाई सी की जगह पे भी हम लोग स्मॉल डब्ल्यू वाला यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा 5/384 स्मॉल डब्ल्यू एल टू 4 बाई आई हो जाएगा, है ना। तो वो यूज़ करेंगे और इतना एम आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारा डिस्टेंस जो है हम एम में ले रहे थे। ठीक है, तो सिंपली एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये बनाओ आप लोग। जो दिक्कत होगा क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ आप लोग के लिए होमवर्क भी दे दिए हैं, ये आप लोग जो है बनाइए इसको घर पे, है ना, फ्री टाइम में। और फिर जो ना बने क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो है आगे है मैकलोज मेथड। तो मैकलोज मेथड जो है क्यों पढ़ना पड़ा, ये समझ जाइए कि इसके आगे जो टर्म सब है कि अगर ज़्यादा लोड होगा, एसेंट्रिक लोड होगा, तो उसको इससे सॉल्व करना बहुत दिक्कत होता है। ये जो अभी मेथड है, तो मैकलोज ने कुछ ट्रिक्स बताएं उसके इसको यूज़ करके बहुत आसानी से कितने सारे भी लोड होंगे तो सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, तो वो हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, मैकलोज मेथड। जब तक ये दोनों सिचुएशन पे खूब प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्वेश्चन बनाइए।